सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। देखो, इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। तो देखिए, मान लीजिए यह दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2। मान लेते हैं हम लोग कि यह पॉइंट जो है A है और यहाँ पर यह पॉइंट है B। तो यह दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2। चूँकि यह दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा, यानी Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा राइट की दिशा में। किधर बल लगाएगा? राइट की दिशा में। तो मान लीजिए इधर बल लग रहा है, Q2 पर लगने वाला बल हो गया F21, वेक्टर F21। यानी बल किस पर लग रहा है? Q2 पर लग रहा है तो 2 को पहले लिखा जाएगा। किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण, तो हो जाएगा वेक्टर F21। वैसे ही जो Q2 आवेश है वह Q1 पर बल लगाएगा लेफ्ट की दिशा में, वेक्टर F12। तो Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है? वेक्टर F21। यह दो बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2। तो Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है राइट की दिशा में। यह इसको जो है इधर धक्का मारेगा, तो बल किस पर लग रहा है? Q2 पर लग रहा है। तो पहले 2 को पहले लिखा जाएगा। किसके कारण लग रहा है? तो Q1 के कारण लग रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर F21। इधर जो है Q2 जो है Q1 पर बल लगा रहा है, बल लगा रहा है राइट की दिशा में, तो हो जाएगा वेक्टर F12। तो और हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, वेक्टर r है। आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गया? वेक्टर r हो गया। चूँकि बल एक सदिश राशि होता है तो सदिश राशि को दिखाने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग मान लेते हैं इस बल की जो दिशा है वह है वेक्टर r कैप। बल की दिशा क्या हो गई? वेक्टर r कैप हो गया। तो एक बार और देखिए चित्र को कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि यह दो बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी हो जाएगा वेक्टर r। अब जो है चूंकि दोनों धनात्मक चार्ज है तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। Q1 जो है वह Q2 को धक्का मारेगा किधर? राइट की तरफ। यानी Q1 जो है Q2 को ठेल देगा किधर? राइट की तरफ। तो Q1 जो है Q2 पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो बल को लिखोगे F से, और चूंकि बल जो होता है वह सदिश राशि है तो इसे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा वेक्टर F। अब किस पर लग रहा है बल? 2 पर लग रहा है, तो 2 को पहले लिखोगी। किसके कारण लग रहा है? तो 1 को, तो उसको बाद में लिखा जाएगा। तो Q2 पर लगने वाला बल हो जाएगा वेक्टर F21। वैसे ही Q2 जो है Q1 को धक्का मार देगा किधर? लेफ्ट की तरफ। तो Q2 के द्वारा Q1 पर जो लगने वाला बल है उसको लिखा जाएगा वेक्टर F12। किस पर बल लग रहा है? 1 पर लग रहा है, तो 1 को पहले लिखा जाएगा। किसके कारण लग रहा है? तो Q2 के कारण लग रहा है, तो इसने 2 को बाद में लिखोगे। वैसे यहाँ पर देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल निकाला गया है, तो पहले किस पर लग रहा है बल? Q2 पर, तो 2 को पहले लिखा जाएगा। किसके कारण लग रहा है? तो Q1 के कारण लग रहा है, तो Q1 को बाद में लिखा जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है? वेक्टर F21 बराबर कूलाम का नियम लगेगा। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब जो है
यह बल जो है सदिश राशि है और सदिश राशि को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दिशा क्या लिखा जाएगा, वेक्टर आर कैप। अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा, चूँकि जो वेक्टर आर कैप है यह बराबर होता है वेक्टर आर अपान आर के, यानी आर कैप, वेक्टर आर कैप का मान होता है वेक्टर आर अपान आर। तो यहाँ पर आर कैप के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा, इसलिए वेक्टर F21 इजकल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए आर कैप है और आर कैप की जगह पर यहाँ से क्या लिखा जाएगा, वेक्टर आर अपान लिखा जाएगा आर। अब यहाँ पर गुणा होगा तो आर स्क्वायर और आर, तो आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा वेक्टर F21 इजकल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर का गुणा होगा तो मिलेगा आर क्यू इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा वेक्टर आर बचेगा। और मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। तो यह क्या निकला है, यह निकला है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब वैसे ही निकाला जाएगा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो अगले अब स्टेप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है, इधर क्या लिखा गया है, वेक्टर F12 इजकल टू, कूलाम का नियम लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पर दिशा दिखाने के लिए क्या लिखा जाएगा, आर कैप। तो देखिए जब ए से बी की तरफ चला गया है, जब ए से बी की तरफ चला गया है तो आर कैप लिखा गया है। अब हम लोग बी से किधर जा रहे हैं, ए की तरफ, उल्टा, यानी अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग बी से ए की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा, दिशा विपरीत हो गया तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दिशा बदल जा रही है। देखिए ए से बी की तरफ गए तो दिशा दिखाया गया है आर कैप, और जब बी से ए की तरफ चलोगे तो दिशा हो जाएगा माइनस आर कैप, यानी चिन्ह बदल जाएगा। तो यह माइनस जो है पहले आ जाएगा और इस तरह से यह मिलेगा। यहाँ पे वेक्टर F21 नहीं, वो सॉरी 12 है, वेक्टर F12 इजकल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर गुणे, अब जो आर कैप होगा यहाँ बचेगा और उस आर कैप का मान यहाँ से बताइए क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वेक्टर आर अपान आर। तो इस तरह से हो जाएगा वेक्टर F12 इजकल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और आर का गुणा होगा तो आर क्यू हो जाएगा और क्या बचेगा, वेक्टर आर। या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर F12 इजकल टू माइनस, अब देखिए इतने का मान, इसको हम कोष्टक में कर दे रहे हैं और इतने का मान यहाँ से देखिए समीकरण 1 से क्या हम लोग लिख सकते हैं, या किसके बराबर है, वेक्टर F21 के बराबर है। तो इतने के जगह पर लिखा जाएगा वेक्टर F21। तो वेक्टर F12 इजकल टू आ गया माइनस वेक्टर F21। तो इससे पता क्या चला, इससे पता यह चला कि दो बिंदु आवेशों के द्वारा, इससे यह पता चल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के द्वारा परस्पर लगाए गए बल, दो बिंदु आवेशों के द्वारा परस्पर लगाए गए बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच परस्पर लगाए गए बल
एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। तो इतना लिखिए आप लोग जल्दी से। चलिए, तो इस इधर का मिटा दे रहे हैं और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से कह सकते हैं कि अतः दो बिंदु आवेशों द्वारा दो बिंदु आवेशों द्वारा परस्पर दो बिंदु आवेशों द्वारा परस्पर लगाए गए दो बिंदु आवेशों द्वारा परस्पर लगाए गए बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है तो इससे पता यही चल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के द्वारा परस्पर लगाए गए जो बल होता है वो एक दूसरे के बराबर तथा क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। अतः कह सकते हैं कूलाम नियम का जो सदिश स्वरूप होता है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः कूलाम नियम का सदिश स्वरूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो अब इधर का हम मिटा दे रहे हैं। तो यह था कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम नियम का सदिश स्वरूप हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, यानी जो कूलाम नियम का सदिश स्वरूप बताया गया है इसका क्या महत्व होता है वही अब पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कूलाम नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। हेडिंग होगा कूलाम नियम के सदिश स्वरूप सदिश स्वरूप कूलाम नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। तो हेडिंग होगा कूलाम नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। तो इसमें पॉइंट करके लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि यह एक केंद्रीय बल होता है। यह एक कौन सा बल होता है, केंद्रीय। यह एक केंद्रीय बल होता है। यानी कूलाम नियम के सदिश स्वरूप के महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला महत्व क्या लिखा जाएगा कि यह एक केंद्रीय बल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें पड़ेगा कि यह आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा बतलाता है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का
पालन करता है, पालन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक संरक्षी बल होता है, यह एक संरक्षी बल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और कूलाम नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नए हेडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।